हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA चेतन मलिक एंड मैं आपके CA इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट का पेपर आप लोग को पढ़ाता हूं। मैंने जैसे कि वादा किया था कि अपने चैनल पे कुछ वीडियोस लेके आऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट जो एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे। आई होप हमारी वीडियोस आपको एग्ज़ाम में हेल्प करी होंगी। कुछ फ्री वीडियोस हम लोग लेके आए टाइम टू टाइम। और दोस्तों, CA इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। हमारी लाइव क्लासेस पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर में होती हैं। CA इंटर में लॉ ऑडिट शिवाली मैम पढ़ाती हैं, जिनसे आप लॉ की वीडियोस देख रहे हैं। उनकी क्लासेस भी पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर लाइव होती हैं। पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव वीडियोस भी अवेलेबल है। आप नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके आप हमारी वीडियोस के बारे में या लाइव क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बस हाँ, ये एंड में याद जरूर रखिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाते रहें। और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। सो एन्जॉय द क्लासेस। ये चैनल आप लोगों के लिए, हमारी मेहनत अगर आप तक पहुंच रही है, आप प्लीज़ इसको एंजॉय कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल डियर। मिलते हैं CA इंटर में। थैंक यू। लास्ट क्लास में कंटिजेंट एसेट और कंटिजेंट लायबिलिटी किया था। ये भाई लाइट ऑन करना एक बार, यहाँ से एक बटन होगा ऊपर, ये वाला ऑन कर दो बस। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंटिजेंट एसेट और कंटिजेंट लायबिलिटी किया था। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक अपना शुरू करने जा रहे हैं। हेडिंग डाल लो, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम्स। हेडिंग डालो, कैपिटल एंड रेवेन्यू, कैपिटल एंड रेवेन्यू, कैपिटल एंड रेवेन्यू, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर। चलिए शुरू करें। थोड़ा सा ज्ञान मुझे आपसे चाहिए कि कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल, और जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बताना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जो डे टू डे बेसिस पे होता है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जो फॉर सेल होता है, सेल करने के लिए जो खर्चा होता है। नहीं, अच्छा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, डे टू डे बेसिस पे या नॉन रिकरिंग? नॉन रिकरिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता? बढ़ाता है। तो बेसिक एक मोटी मोटी सी बात है जो हमें जनरल टर्म्स में पता है, लेमन लैंग्वेज में बात करें। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जो कभी कभी होता है, जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो डे टू डे बेसिस पे होता है, जिससे कोई अर्निंग कैपेसिटी या लाइफ ऑफ एसेट बढ़ती नहीं है, उन खर्चों को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन सर हमारे एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा और कैसे पूछा जाएगा, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें, कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू। आप मुझे बताओगे डेफर्ड रेवेन्यू का क्या मतलब होता है। कैपिटल तो आपको पता है, रेवेन्यू आपको पता है, डेफर्ड रेवेन्यू इसके बारे में हम डिस्कशन ऑलरेडी एक बार बीच में कर चुके हैं। जिसका बेसिकली डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब जो दिखने में तो रेवेन्यू है लेकिन उसकी हरकतें कैपिटल वाली हैं, मतलब एक तरह से बीच का है। बीच का इन द सेंस कैपिटल और रेवेन्यू का मिक्स। गलत सेंस में मत जाओ, कभी कभी ऐसी वर्ड्स निकल जाते हैं। तो डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब सुन लो। डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब जो है तो रेवेन्यू, जिसकी हरकतें कौन सी हैं, कैपिटल वाली। इसका मतलब जो दिखने में तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लेकिन जिसका फायदा हमें आने वाले सालों में भी आता है, उन खर्चों को हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू। सेकंड पॉइंट देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू बिजनेस एंटरप्राइज। बिल्कुल ओके है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो खर्चा जिसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म में आएगा, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां दिखाया जाता है, इज शोन इन बैलेंस शीट। इसका ऑपोजिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां दिखाया जाता है,
ट्रेडिंग या पीएनएल, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चा होगा तो ट्रेडिंग में चला जाएगा, इनडायरेक्ट होगा तो पीएनएल में चला जाएगा। पॉइंट क्लियर है? इन तीनों पॉइंट्स को नोट करो, फिर तीन तीन करके समझते हैं। चलिए जी, हो गया नोट यहां तक। अब आगे चलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, ध्यान से सुनना, समझना, उसके बाद नोट करना, भी नोट मत करना। पहला, एक्विजिशन ऑफ टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट। जब आप किसी टैंजिबल एसेट या इनटैंजिबल एसेट को खरीदते हो, उसकी एक्वायर करने में, उसकी एक्विजिशन में जो पैसा जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, रेवेन्यू हुआ? कैपिटल। सर साफ तो कह रहे हो, आप एसेट खरीद रहे हो, बात खत्म। एक्सपेंडिचर विच इंक्रीजेज एफिशिएंसी और कैपेसिटी ऑफ द एसेट। एसेट की जो एफिशिएंसी बढ़ा दे, कैपेसिटी बढ़ा दे, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर एक्सपेंडिचर विच रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपने अपनी मशीन में कुछ ऐसी टेक्निकल अपग्रेड किया जिससे आपकी जो मशीन की प्रोडक्शन की कॉस्ट थी वो क्या हो गई, पर यूनिट कम हो गई, यानी एफिशिएंसी बढ़ गई इनडायरेक्टली। एक्सपेंडिचर इंकर टू ब्रिंग एसेट टू वर्किंग कंडीशन। ये बात तो बचपन से जानते हैं, जब भी कोई एसेट आप लेके आते हो, जब तक वो इंस्टॉल नहीं हो जाती, उस पर होने वाले सारे खर्चे आप एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हो। इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट तो मैं वहां पे भी सीखा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपको याद दिलाता हूं। एक लाइन आती है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। याद है ये ऐसी कोई लाइन आपने शायद पढ़ी हो ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन में, कि हमने जो वेजेस पे किए, किस बात की वेजेस पे किए, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, उसको हमने गलती से डेबिट कर दिया वेजेस अकाउंट में। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं। कहां डेबिट करना चाहिए? सर मशीन अकाउंट में। ये बात हमें बचपन से पता, मशीन जब तक इंस्टॉल नहीं हो जाती उस पर होने वाले सारे खर्चे मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। तो वही पॉइंट आ गया, जो भी खर्चा एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए होगा वो सारा एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, तभी हम उसको क्या बोल रहे हैं, वो कौन से नेचर का खर्चा हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इंकर टू ब्रिंग एसेट टू वर्किंग प्लेस, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए या वर्किंग जगह तक लाने के लिए। इस एसी को यहां तक लाने के लिए जो भी फ्रेट लगा होगा, वो फ्रेट मेरे लिए एक्सपेंस है, फ्रेट है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, या उसको एसी की कॉस्ट में ऐड कर दूं, एसी की कॉस्ट में। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, एक्सपेंसेस एक्वायर टू एक्वायर राइट टू कैरी ऑन बिजनेस। एग्जांपल, अभी मेरा मन करता है मैं यहाँ पे बिट्टू टिक्की वाला खोल लूं, ठीक है, और थोड़े दिन बाद मैंने क्या किया, बिट्टू टिक्की वाले से गया, उसकी फ्रेंचाइजी ले ली। उसने बोला ठीक है, आप अपना बोर्ड लगा लो बाहर बिट्टू टिक्की वाले के नाम से और यहाँ पे बेचना शुरू कर दो। क्या वो मुझे वो जो बोर्ड लगाएगा, मैं बाहर जो बोर्ड लगाऊं उसकी फ्रेंचाइजी लूंगा, वो फ्री में बाहर बोर्ड लगाने देगा या मेरे से फ्रेंचाइजी के पैसे लेगा? पैसे लेगा। उसने मेरे से पैसे ले लिए 10 लाख रुपए मुझे, तब आप बिट्टू टिक्की वाले के नाम से टिक्की बेच पाओगे। मैंने कहा ये पकड़ 10 लाख और आज से मैं तेरे नाम से टिक्की बेचूंगा। तो वो जो 10 लाख मेरी जेब से गए हैं, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, बिजनेस का अधिकार पाने के लिए, बिजनेस करने का अधिकार पाने के लिए जो मैंने 10 लाख रुपए दिए, वो 10 लाख क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर?
कैपिटल एक्सपेंडिचर। पॉइंट क्लियर हो गया? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या इंक्लूड होता है? 4 नंबर का ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाट आर द एक्सपेंडिचर दैट कैन बी इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये 6 आपको एक्सप्लेन करने हैं, और अगर 4 का है तो 4 करो, 6 नंबर का है तो 6 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? नोट करो इसको। एक्सपेंडिचर इनकर टू ब्रिंग एसेट टू वर्किंग कंडीशन और वर्किंग प्लेस। प्लेस तक लाने के लिए जो खर्चा होता है वो तो एग्जाम्पल है फ्रेट, और कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा होता है एग्जाम्पल है इंस्टॉलेशन। चलो जी हटा दो इसको। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कौन से ऐसे रेवेन्यू खर्चे हैं, कौन से ऐसे रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं जिसको हम कैसा ट्रीट करते हैं? कैपिटल की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसे कौन से रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं जो है तो रेवेन्यू लेकिन हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे कौन से खर्चे हैं? जरा आओ पढ़ो एक एक करके। पहला, लीगल एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, या फॉर आना चाहिए यहाँ पे, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब आप कोई लीगल एसेट परचेज करते हो, आपने कोई घर परचेज किया, आपने कोई घर परचेज किया और घर को परचेज करने में लेट्स सपोज आपकी जेब से स्टैम्प ड्यूटी लग गई या लीगल एक्सपेंस लग गया, और लीगल एक्सपेंस लगता ही है, कोई ना कोई ब्रोकरेज लगेगी, ब्रोकरेज लीगल नहीं है लेकिन ब्रोकरेज कमीशन तो देनी पड़ेगी घर खरीदते टाइम, या फिर जब आप उसकी पेपर्स बनवाने जाओगे सेल डीड तो आपके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी और एडवोकेट अपनी फीस लेगा। वो सब लीगल चार्जेस किस में ऐड कर दिए जाएंगे? एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे, जबकि वो है कौन से नेचर के? रेवेन्यू, लेकिन उनका ट्रीटमेंट कैसा होगा? एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। ये तो हमें पता ही है कि वेजेस जो है वैसे रेवेन्यू नेचर की हैं, लेकिन जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे खर्च होंगे तो वो किस तरह से ट्रीट की जाएंगी? एज कैपिटल एक्सपेंडिचर।
ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस। ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? वैसे आपके 11th-12th में आता है ये वर्ड। ओवरहॉलिंग का मतलब सेकेंड हैंड मशीन जब हम लोग लेके आते हैं, सेकेंड हैंड मशीन, उसको वर्केबल कंडीशन में लेके आना इज कॉल्ड एज ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस। ओवरहॉलिंग का मतलब जब आप सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हो और वो चलने लायक नहीं होती, उसकी ठीक कराने में जो भी खर्चा होता है या उसको वर्केबल कंडीशन में लाने का जो भी खर्चा होता है, दैट इज कॉल्ड एज ओवरहॉलिंग। होता तो हल्का फुल्का मेंटेनेंस ही है, कायदे से वो रेवेन्यू है, लेकिन हम ट्रीट क्या करते हैं उसको? एज कैपिटल, यानी हम उस सेकेंड हैंड मशीन की कॉस्ट में उसको ऐड कर देते हैं। तो ओवरऑलिंग मशीन का देखो, ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? सेकेंड हैंड मशीनरी को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए एक्सपेंस। सेकेंड हैंड मशीन को आप वर्किंग कंडीशन में लेकर के आते हो, दैट एक्सपेंस इज कॉल्ड एज ओवरहॉलिंग। और वो कौन से नेचर का है? रेवेन्यू का, लेकिन हम उसको ट्रीट क्या करते हैं? एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, फ्रेट और कार्टेज टू ब्रिंग एन एसेट टू वर्किंग प्लेस। ये बात हम कर चुके हैं कि फ्रेट है तो रेवेन्यू, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब तक मशीन वर्किंग प्लेस पर आ नहीं जाती, उसके बाद का खर्चा रेवेन्यू ही है। रेवेन्यू कैपिटल कब तक है? जब तक मशीनरी वर्किंग प्लेस तक ना आ जाए, तब तक का खर्चा रेवेन्यू है, लेकिन माना क्या जाता है? कैपिटल। उसके बाद का खर्चा रेवेन्यू है और माना भी क्या जाता है? रेवेन्यू। पॉइंट क्लियर है? तो ये आपको 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ऐसे कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जो कैपिटल की तरह ट्रीट किए जाते हैं। हो जाओ, एक सीट शिफ्ट हो जाओ। हाँ जी, हो गया जी, नोट हो गया यहां तक। और कल मैच कितनों ने देखा? ऑलमोस्ट सब नहीं देखा होगा मेरे ख्याल से ना। चले जी, हो गया, नोट हो गया। चलो जी, हटा दो इसको।
अच्छा मुझे एक और बात बताओ, आपने एक एसेट को खरीदने के लिए लोन लिया, उस लोन पे आप इंटरेस्ट पे करते हो, वो इंटरेस्ट रेवेन्यू नेचर का खर्चा है या कैपिटल नेचर का? इंटरेस्ट ऑन लोन आज तक पीएनएल में दिखाया नहीं दिखाया? अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल में दिखाया तो वो कौन से नेचर का हो गया? ये कह रहा है वो मशीनरी के लिए है। नॉर्मली लोन किसी बिग प्रोजेक्ट के लिए ही होते हैं। नॉर्मली लोन छोटे मोटे शॉर्ट टर्म लोन नहीं होते, वो वर्किंग कैपिटल के लिए लोन बहुत कम लोग लेते हैं। नॉर्मली जो लोन जैसे वर्ड होता है, लोन तो यूज ही किस लिए किया जाता है? जब आपको कोई अच्छी खासी महंगी चीज लेनी, कैपिटल एसेट लेनी है, उसी के लिए आप लोग लोन लेते हो। अब इसको और मैं मॉडिफाई करता हूं, जब तक एसेट इंस्टॉल नहीं हो गई, जब तक एसेट इंस्टॉल ना हो जाए, उसके लोन पे दिया हुआ इंटरेस्ट रेवेन्यू रहेगा या कैपिटल रहेगा? कैपिटल रहेगा। जिस दिन एसेट आपके प्रेमिसेस में क्या हो गई? इंस्टॉल हो गई, उसके बाद जो लोन पे आप इंटरेस्ट दोगे वो इंटरेस्ट रेवेन्यू कहलाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? इंटरेस्ट ऑन लोन टू बाय एन एसेट अंटिल, कब तक? जब तक एसेट इंस्टॉल ना हो जाए तब तक का इंटरेस्ट कैपिटल है, और उसके बाद का इंटरेस्ट रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये लास्ट अभी हमारा रह गया, इसको नोट करो। ई पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टिल द एसेट इज पुट टू यूज, वहां पे डी तक हो गया था। ई पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टिल द एसेट इज पुट टू यूज, ये सारा खर्चा कैपिटल है जब तक एसेट पुट टू यूज ना कर दी जाए। ठीक है जी, कहानी क्लियर है यहां तक? चलिए जी आगे चलें। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू का मतलब क्या होता है आओ जरा पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर जो कि हमें किस बेसिस के लिए चाहिए? डे टू डे रनिंग के लिए चाहिए, वो सारे रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं, या फिर फिक्स्ड एसेट को मेंटेन करने के लिए या एसेट्स को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जो खर्चे होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जैसे एग्जांपल लेता हूं, एसी की जब इंस्टॉलेशन हुई होगी पहली बार, तो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन वो कौन से नेचर में चला गया होगा? कैपिटल नेचर में। हर साल जो हम लोग घर पे एसी की सर्विस कराते हैं, वो एसी की सर्विस कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू नेचर। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। इंश्योरेंस एक्सेट्रा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एसेट, आप हर साल जो इंश्योरेंस कराते हो वो सब कौन से नेचर का खर्चा है? रेवेन्यू नेचर का। पॉइंट क्लियर हो गया? नोट कर लो इसको। चलें जी आगे चलें। नेक्स्ट, अब आपको आ सकता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शॉर्ट नोट लिखना है, पता अपने को सब है, लेकिन लिखना क्या क्या लैंग्वेज यूज करनी है, मेन कहानी वो है। आप बता सब दोगे, डेफर्ड रेवेन्यू के बारे में आपसे इंग्लिश में पूछा जाए तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। नॉर्मली कॉन्सेप्ट सब लोग बता दोगे। क्या कॉन्सेप्ट है? डेफर्ड का मतलब क्या होता है? डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना। पोस्टपोन करने का मतलब डिले करना। डिले करने का मतलब आज की चीज को बाद में दिखाना। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मेरा 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ एडवर्टीजमेंट, ध्यान से समझना, 10 लाख का खर्चा हुआ एडवर्टीजमेंट। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे इस 10 लाख के खर्चे को पहले साल के पीएनएल में नहीं दिखाना चाहिए। इस खर्चे को तोड़ तोड़ के दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाला बेनिफिट भी एक साल में नहीं आएगा, तोड़ तोड़ के आएगा। तो इस 10 लाख के खर्चे को मैंने डिवाइड बाय 5 किया, एक साल के पीएनएल में कितना दिखाऊंगा? 2 लाख। तो पहले साल के पीएनएल में दिखा दूंगा 2 लाख, बाकी 8 लाख कहां दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। और इस 8 लाख को क्या नाम दूंगा? फिक्टिशियस एसेट, ऐसी एसेट जो मार्केट में बिक नहीं सकती। पॉइंट क्लियर हुआ? अगले साल क्या होगा? सर अगले साल फिर दोबारा 2 लाख दिखाओगे पीएनएल में, 2 लाख 5 साल में दिखाने आपको। तो पहले साल 2 लाख पीएनएल में दिखाया तो बैलेंस शीट में बचे 8 लाख, फिर अगले साल 2 लाख फिर पीएनएल में दिखाया तो बैलेंस शीट में कितने बचे? 6 लाख। फिर ऐसे 2 लाख दिखाया 4, फिर 2, फिर 2 और फिर 2, बैलेंस शीट में 0। 2 लाख करके इस 10 लाख के खर्चे को आप हर साल के पीएनएल में दिखाओगे। एंड इसको एक्सपेंडिचर को हम क्या नाम देते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पढ़ के देखते हैं। दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो है तो रेवेन्यू, हुज बेनिफिट, लेकिन उसका बेनिफिट इज डिराइव्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, लेकिन जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा सालों में आएगा। यानी बहुत वही हो गई कि है तो रेवेन्यू, लेकिन हरकतें कैसी हैं? कैपिटल वाली। पॉइंट क्लियर हो गया कि है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा आता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दीज कैन बी रिटर्न ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 ईयर। 3 से 4 साल में हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं तोड़ तोड़ के। एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट, एक्सटेंसिव रिपेयर, लॉसेज ऑफ एक्सेप्शनल नेचर, एक्सपेंसेस ऑफ शिफ्टिंग प्लांट एंड मशीनरी टू न्यू लोकेशन। पॉइंट क्लियर हो गया? ये चारों कौन से नेचर के एग्जाम्पल आ सकते हैं आपको 2 नंबर का, कि बोलो एग्जाम्पल लिख के दो अपने को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। 4 एग्जाम्पल लिख के दोगे 2 नंबर मिलेंगे। तो 4 एग्जाम्पल क्या? एडवर्टीजमेंट तो हमें पता था बचपन से ही। दूसरा क्या आ गया? एक्सटेंसिव रिपेयर। तीसरा आ गया लॉसेज ऑफ एक्सेप्शनल नेचर। और चौथा क्या आ गया? एक्सपेंसेस ऑफ शिफ्टिंग प्लांट एंड मशीनरी टू न्यू लोकेशन। पॉइंट क्लियर हो गया? नोट कर लो।
ये खर्चे हैं। एक्सटेंसिव रिपेयर का मतलब ओवर एंड अबव कोई रिपेयर हो गई हाँ, ज्यादा पैसे लग गए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार कोई पार्ट खराब नहीं होता मशीन का, लेकिन उसकी सर्विस कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो हमें करानी पड़ती है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास बड़े वाले प्रिंटर्स हैं जो आप देखते होगे फोटो कॉपी की शॉप्स पे आप कभी जाओ तो इतने बड़े बड़े प्रिंटर्स होते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 लाख रुपए का एक प्रिंटर आता है। तो वो प्रिंटर्स हैं हमारे पास। अब उसमें क्या रहता है, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है, कोई पार्ट खराब नहीं होता, पार्ट एज सच बहुत रेयर, उसकी 10 लाख पेज की गारंटी होती है प्रिंटर की। अब उसका पार्ट खराब नहीं हुआ लेकिन हेड जाम हो गया, इतने पेजेस निकले कि पेजेस का स्क्रैप उसमें अड़ गया या इंक निकल के पूरे उस पर स्प्लिट हो गई, और हेड की कॉस्ट 9-10 लाख का प्रिंटर है, उसके हेड की कॉस्ट जो प्रिंट करता है वो 2 से 3 लाख रुपए। हेड खराब नहीं है लेकिन उसकी सर्विस होनी थी, और सर्विस कॉस्टिंग आई उसकी 1.25 लाख रुपए, सर्विस एक्सटेंसिव रिपेयर। तो इस तरीके के खर्चे को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव रिपेयर। दिस इज नॉट नॉर्मल रिपेयर, वो बाई चांस था कि उसका इंक का जो टैंक था वो फट गया और एक्सटेंसिव रिपेयर करानी पड़ गई, तो उस खर्चे को मैं बोलता हूं डेफर्ड रेवेन्यू। नॉर्मली रिपेयर का खर्चा रेवेन्यू होता है नॉर्मली, लेकिन अब इस एक्सटेंसिव रिपेयर का बेनिफिट हमें आने वाले सालों में भी आएगा। 5 साल के लिए मेरा प्रिंटर ओके हो गया अब, तो इस तरीके के खर्चे को हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। चले जी आगे चलें। नेक्स्ट, अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं ये सारी बातें की हैं एक्सपेंडिचर को लेके, इनकम को लेके एक भी बात नहीं करी कि इनकम कब कैपिटल और कब रेवेन्यू। बताओ जी देखो, अब मैं बात करने वाला हूं किसको लेके, इनकम को लेके, अभी रिसीट्स को लेके। मैंने अभी तक जितनी बातें की हैं वो सब किसको लेके की हैं, एक्सपेंडिचर को। अब हम बात करने वाले हैं रिसीट्स को लेके। रिसीट्स का मतलब जो पैसा आने वाला है वो कैपिटल कब होगा। दीज रिसीट्स क्रिएट लाइबिलिटी, या तो आपके ऊपर वो लाइबिलिटी जनरेट कर दें, जैसे कि एग्जांपल लोन लेना। आपने लोन लिया, लोन का मतलब क्या है, मोटा पैसा लिया आपने, तो लोन लेने से आपके सर पे क्या जनरेट हो गई, एक लाइबिलिटी जनरेट हो गई। तो उस तरीके को पैसे को, उस तरीके के पैसे के आने को मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट, दीज रिप्रेजेंट्स रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्सेट्रा, या फिर आपने कोई फिक्स्ड एसेट को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, तो उस तरीके के पैसे आने को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट्स। अब तो मेरे लिए सिंपल सा एग्जांपल सोचो, जब आप लोग की फीस आती है वो मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू या कैपिटल। आप लोग की फीस आना फॉर मी इज ए रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। एक नंबर के नलायक हो, रेवेन्यू रिसीट है, अकरिंग रीअकरिंग इन नेचर है, रेगुलर बेसिस। मेरा काम ही भाई पढ़ाने का है, वही कह रहा हूं ना, ये जो फीचर्स हैं ये फीचर्स नॉट एक्सक्लूसिव कि इसी के लिए यूज होते हैं, ये जस्ट ऊपर ऊपर से बता रहा है कि इन खर्चों में ऐसा फीचर पाया जाता है। दैट डज नॉट मीन कि दूसरे, ऑब्वियस बात है, आप ये तो आप कहीं पे भी ले लो कि इससे पैसे लोगे तो किसी पर्पस के लिए लोगे, आपके सर पे लाइबिलिटी आएगी, या तो सर्विस दो या पैसा वापस करो, लाइबिलिटी तो आनी है, वो तो आनी ही है, उसकी बात ही नहीं हो रही। लेकिन हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझो, मेरा काम ही पढ़ाने का है, मैं आपकी जो फीस लूंगा दैट इज फॉर रेवेन्यू रिसीट। अब मेरी ये चेयर टूट गई, प्रोजेक्टर खराब हो गया, एसी चेंज करना पड़ गया, ये मेरे लिए, ये प्रोजेक्टर खराब हो गया, कबाड़ी वाला ले गया, उससे जो पैसा आएगा वो मेरे लिए कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है। मैंने अपनी एसेट को बेचा है, उससे पैसा आ रहा है, पॉइंट क्लियर हुआ। मेरे लिए वो रेवेन्यू रिसीट नहीं है, रीअकरिंग इन नेचर नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, जिससे कि आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कैपिटल और रेवेन्यू में। नेक्स्ट, रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, दीज आर ऑब्टेन्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जैसे नॉर्मल मेरा बिजनेस ही किस चीज का है, मैं वही बोल रहा हूं ना, कबाड़ी वाले के लिए, कबाड़ी वाले के एंगल से सोचो, कबाड़ी वाले का मेन काम ही क्या है, सेकेंड हैंड चीजों को खरीदना बेचना, कबाड़ी वाले का ये काम है। तो अगर मेरा प्रोजेक्टर खराब होगा, मैं कबाड़ी वाले को देता हूं, वो मुझे पैसे देगा, मेरे लिए वो इनकम, मेरे लिए वो रिसीट क्या है, कैपिटल नेचर की है। कबाड़ी वाले के लिए वो एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू है, उसका तो रोज का काम है खरीदना बेचना, उसमें जो खर्चा होगा दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पॉइंट क्लियर हुआ। तो आपको नेचर भी चेक करना है कि आपका काम बेसिकली किस चीज का है। पॉइंट क्लियर हो गया, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं।
चलें जी, हो गया, नोट हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये आपके एग्जाम में कोई खास रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए रेलेवेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें चेक करने चाहिए इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं या क्या क्या पॉइंट्स हैं जो ये आपको बताएंगे या डिफरेंशिएट करवाएंगे कि ये खर्चा रेवेन्यू है या कैपिटल। आपको क्या क्या बातें दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस, ये आपको पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए। आप ध्यान से सुनना, मेरे लिए फर्नीचर खरीदना और बेचना, मेरे लिए फर्नीचर खरीदना और बेचना कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट है। लेकिन एक व्यक्ति जिसका बिजनेस ही फर्नीचर खरीदने बेचने का बिजनेस है, उसका, मेरा बिजनेस फर्नीचर खरीदने बेचने का नहीं है, मेरा बिजनेस पढ़ाने का है। तो जिस व्यक्ति का बिजनेस फर्नीचर खरीदने बेचने का होगा उसके लिए क्या होगा? रेवेन्यू। पॉइंट क्लियर हुआ? तो आपको क्या चेक करना चाहिए? नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। सेकंड, आपको क्या चेक करना चाहिए कि खर्चा बार बार होता है या कभी कभी होता है। पॉइंट क्लियर हुआ? जिस खर्चे का रिकरिंग नेचर है, बार बार होता है, वो खर्चा क्या होगा? रेवेन्यू। और जो नॉन रिकरिंग होगा वो कैपिटल। देखो एग्जांपल लिया मैंने फर्नीचर का बिजनेस, परचेज ऑफ फर्नीचर इज रेवेन्यू। जिस व्यक्ति का फर्नीचर बिजनेस है उसके लिए परचेज ऑफ फर्नीचर क्या रहेगा? रेवेन्यू। लेकिन जिस व्यक्ति का कोचिंग का बिजनेस है उसके लिए फर्नीचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल। नेक्स्ट, रिकरिंग नेचर। रिकरिंग नेचर और फ्रीक्वेंटली, अगर बार बार खर्चा हो तो देन रेवेन्यू, अदरवाइज क्या खर्चा रहेगा? कैपिटल। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, पर्पज ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए कोई खर्चा हो रहा है तो रेवेन्यू, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए कोई खर्चा हो रहा है देन इट इज कैपिटल। तो ये 5 पॉइंट, 5 नंबर का आपको क्वेश्चन आ सकता है, 4 या 5 नंबर का, कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं विच आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिफरेंशिएटिंग बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। चौथा पॉइंट क्या आया? उस खर्चे से आपकी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी पे क्या कोई फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ता है तो वो कैपिटल नेचर का है, लेकिन अगर उस खर्चे से आपकी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो कौन से नेचर का खर्चा है? रेवेन्यू नेचर का। लास्ट, मेटीरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड। कितना रुपए का खर्चा हो रहा है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर एक व्यक्ति है जिसकी बिजनेस की टर्नओवर साल की 100 करोड़ रुपए की है, उसने कोई ऐसी रिपेयर कराई जिसमें 40 करोड़ रुपए लग गए, तो रिपेयर का खर्चा इतना मोटा आ गया, तो उस अमाउंट को देखकर भी कभी कभी आप जज कर सकते हैं कि खर्चा रेवेन्यू या फिर कैपिटल है। तो प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट इज ऑल्सो वन क्राइटेरिया, कि एक प्रोपोर्शन कितना खर्चा हो रहा है वो भी आपको देखना चाहिए डिफरेंशिएट करने के लिए इन रेवेन्यू एंड कैपिटल। पॉइंट क्लियर हो गया? 5 नंबर का या 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से ये बनता है, पॉइंट्स टू बी चेक्ड इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। नोट करो इसको।
चले जी, हो गया यहां तक। चले जी, हटा दो इसको। चलो जी, हटा दूं, हो गया यहां तक नोट। नेक्स्ट सेटिंग डालो, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट सेटिंग डालो, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। ये अगला टॉपिक शुरू हो चुका है हमारा, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये भी। वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स चैप्टर एज पर आईसीएआई, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, आईसीएआई के हिसाब से पहले चैप्टर में 9 टॉपिक है, 9। जैसे वो 9 खत्म होंगे तब हमारे को बुक की रिक्वायरमेंट आएगी। तो ये हमारा 6th या 7th टॉपिक चल रहा है अभी। 9 खत्म होती है हमारी बुक की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, उसके अंदर हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन है, कैसे एग्जाम्पल है। पर ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हमने इसको उसमें चैप्टर की फॉर्म में किया हुआ है, छोटी छोटी चीजें हैं। पर आईसीआई के हिसाब से चैप्टर 1 में 9 टॉपिक्स हैं, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली हमारे 6-7 हो चुके हैं। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। हेडिंग डाल लो, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। हेडिंग से क्या समझ में आ रही है, टॉपिक हमें क्या बता रहा होगा? वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स का मतलब किस बेसिस पे आप ट्रांजैक्शन की वैल्यू करोगे। मतलब आपको देखो, बुक्स में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है जो मनी की टर्म्स में हो, उसकी क्या वैल्यू हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्या वैल्यू। इस टॉपिक ने हमें वो सिखाया, वैल्यूएशन करने के क्या प्रिंसिपल्स हैं, या किस बेसिस पे आपको वैल्यू किसी भी चीज की या किसी ट्रांजैक्शन की निकालनी चाहिए जो कि बुक्स में रिकॉर्ड करनी चाहिए। एक एग्जांपल के जरिए हम लोग पहले पूरी कहानी समझेंगे, रफ वर्क के जरिए, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा इसके बारे में। जरा ध्यान से देखना, ये एग्जांपल है एक, समझो जरा एग्जांपल को, नोट नहीं करना, सिर्फ समझना। 1/1/2008 को आप एक एसेट लेके आते हो 10 लाख रुपए की, और उसकी लाइफ है 10 इयर्स। स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्शन कितनी आ जाएगी? 1 लाख। 10 लाख की मशीन है, 10 साल चलेगी, तो लाइफ उसकी डेप्शन कितनी आ गई? 1 लाख। पहले साल डेप्शन लगी 1 लाख, उसकी वैल्यू बच गई 9 लाख। फिर डेप्शन लगी 1 लाख, वैल्यू बच गई 8 लाख। फिर डेप्शन लगी 1 लाख, वैल्यू कितनी रह गई? 7 लाख। आज उसकी WDV, रिटर्न ऑन वैल्यू, कितनी रह गई? 7 लाख। अगर आज मैं इस मशीनरी को बेचता हूं, अगर आज मैं इस मशीनरी को बेचता हूं तो मार्केट में इसका सेलिंग प्राइस 5.5 लाख रुपए है। 5.5 से ऊपर कोई दे के तैयार नहीं है इसके, और जिसमें कमीशन भी लगेगी 50,000 रुपीज। मेरे को बेचने में कमीशन लगेगी, मेरे हाथ में पैसे कितने आएंगे? 5 लाख। और अगर मैं आज इतनी 3 साल पुरानी चली हुई मार्केट में मशीन में खरीदने जाता हूं, ये तो बात ऑब्वियस है, बेचने कोई चीज जाओ आप सेकंड हैंड सस्ती बिकेगी, वही चीज खरीदने जाओ क्या मिलेगी आपको? हल्की फुल्की महंगी मिलेगी। तो अगर आप यही सेम मशीन मार्केट में परचेज करने जाओगे, आपको कितने की मिलेगी? 6 लाख रुपए की। तो अब इन तीनों के नाम हमें पता होने चाहिए। जिस प्राइस पे मैंने खरीदा था एसेट को, उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। पॉइंट क्लियर हो गया? रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर आज इस मशीन को मार्केट में बेचने जाऊं तो काट पीट के मेरे हाथ में कितने पैसे आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज रियलाइजेबल वैल्यू। टेक्निकल टर्म्स में बोले तो सेल प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आपके हाथ में जो काट पीट के वैल्यू आती है, दैट इज कॉल्ड एज रियलाइजेबल वैल्यू। वो कैसे निकालते हो? सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस
कमीशन ऑन सेल्स या सेलिंग एक्सपेंस, वो कुछ भी हो सकता है XYZ। और करंट कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि अगर आज सेम कंडीशन वाली मशीन में मार्केट में क्या करने जाऊं, खरीदने जाऊं, तो मुझे कितने की मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज करंट कॉस्ट। पॉइंट क्लियर हो गया। और लास्ट आता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब होता है, आज की वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब होता है, आज की वैल्यू। अगर आज आपने बैंक में 100 रुपए लगाए हैं और 10% बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, तो एक साल बाद बैंक आपको कितने रुपए देगा, 110। तो 100 रुपए प्रेजेंट वैल्यू हो गई और 110 क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू। पॉइंट क्लियर हो गया। 110 क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है आप जब फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू हमें कहां यूज होती है, मुझे एक बात बताओ, आप अकाउंट्स में कभी भी फ्यूचर वैल्यू यूज करते हो, कभी आपने आज तक करी है फ्यूचर वैल्यू यूज, नहीं करी होगी। हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। तो हमारे अकाउंट्स में सिर्फ 4 बेसिस हैं या 4 तरीके हैं किसी भी चीज की कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के। उन 4 तरीकों का मतलब हमें सीखना था इस टॉपिक में। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब समझ में आया। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जिस प्राइस पर ओरिजिनली आपने एसेट को परचेज किया होता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब आज एसेट को बेचने जाऊं तो काट पीट के मेरे हाथ में कितने पैसे आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज रिलाइजेबल वैल्यू। और तीसरा करंट कॉस्ट का मतलब अगर आज उस मशीन को मार्केट में खरीदने जाऊं तो उसकी क्या करंट कॉस्ट आएगी, क्या कॉस्ट आएगी, दैट इज कॉल्ड एज करंट कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है जब आप फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करते हो तो उससे क्या निकल के आती है, प्रेजेंट वैल्यू। वैसे इसका ज्यादा डिटेल आपको मैथ्स में सीखना चाहिए, या मैथ्स में आपने इसके फॉर्मूले बहुत सारे किए होंगे 12th में भी। अमाउंट याद दिलाता हूं, आपने ऐसे किया होगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। वो सब क्या है, वो फ्यूचर वैल्यू निकालने का तरीका है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका है। ए क्या होता था, अमाउंट, जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट आएगा 2 साल 3 साल बाद, दैट इज ए, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूचर वैल्यू। आपने शायद कुछ इस तरीके का किया होगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + r डिवाइड बाय n, ऐसा कुछ बस ये। और साथ में ये भी किया होगा अगर टाइम हाफ ईयरली हो जाए तो टाइम को डबल कर दो, पता नहीं जो भी हो जाए, क्वार्टरली हो जाए, हाफ ईयरली हो जाए, तो ये सब आपने किया होगा। तो ये ए क्या है, ये ए फ्यूचर वैल्यू, ये पी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। ध्यान से सुनो, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू में रेट और टाइम मल्टीप्लाई कर दो, और अगर फ्यूचर वैल्यू दे रखी हो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो सर इस 1 + r को क्या करो, डिवाइड कर दो, फ्यूचर वैल्यू से डिवाइड कर दो इस 1 + r को, तो यहां क्या बच जाएगा, सिर्फ p बच जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। तो ये कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब भी बड़े हो जाओगे, एफएम की फर्स्ट क्लास जब इंटर में अगर आ जाते हो तो एफएम की फर्स्ट क्लास आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, वहां पे आप यही सीखोगे कंपाउंडिंग का मतलब। वैसे आपको सब कुछ पता है, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल टेक्निकल लैंग्वेज में कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग, जो आप जीवन भर करते आए हो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में। प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना, जो ये फॉर्मूला है, इसमें हो क्या रहे, प्रेजेंट वैल्यू में जब मैं रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरी क्या निकल के आ रही है, फ्यूचर वैल्यू। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग। और फ्यूचर वैल्यू अगर दे रखी हो उससे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालना इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू का मतलब जानना है, आपको एक लाइन में लिखना है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, जब मैं फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करके आज की वैल्यू बना दूं, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू। और फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू में जब मैं कंपाउंडिंग इफेक्ट को ऐड करूंगा तो प्रेजेंट से क्या बन जाएगी, वो फ्यूचर वैल्यू। और फ्यूचर वैल्यू को जब मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट करूंगा तो वो क्या बन जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। आपको सिर्फ अभी फिलहाल ये सीखना है, जिसका डिटेल में मनो मेरी एफएम की फर्स्ट क्लास यूट्यूब पे डली हुई है डिटेल में, इस पे पूरा 1.5 घंटा भी लगाया जा सकता है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, लेकिन वो इंटर लेवल की रिक्वायरमेंट है, फाउंडेशन लेवल में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें जाना भी नहीं चाहिए उस चीज में। हम अपना सिलेबस ही ढंग से कर ले, हमारे लिए वही बहुत है। पॉइंट क्लियर हुआ। तो हमारे 4 अलग अलग मेथड्स हैं वैल्यूएशन करने के। 4 मेथड्स कौन कौन से हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। इन चारों का मतलब मुझे जानना था एट फाउंडेशन लेवल, जो हमने जान लिया एग्जांपल के साथ। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बारे में देखो कैसे लिख सकते हैं, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। देयर आर जनरली 4
एक्सेप्टेड अकाउंटिंग वैल्यूएशन प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल, करंट, रियलाइजेबल और प्रेजेंट वैल्यू। इन सब का मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या मतलब है? इट मींस द एक्विजिशन प्राइस या फिर ओरिजिनल प्राइस ऑफ द एसेट। करंट कॉस्ट का क्या मतलब है? इट गिव्स अस एन ऑल्टरनेटिव मेजरमेंट बेस। दिस इज द अमाउंट ऑफ कैश दैट वुड हैव टू बी पेड इफ द सेम एसेट इज एक्वायर्ड करंटली। अगर मैं आज एसेट को मार्केट में एक्वायर करने जाऊं, खरीदने जाऊं, तो कितने की मुझे मिलेगी? दैट इज कॉल्ड एज करंट कॉस्ट। और रियलाइजेबल वैल्यू का क्या मतलब होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, जो आपको मिलेगा बाय सेलिंग द एसेट आफ्टर डिडक्टिंग सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो काट पीट के आपके हाथ में आएगा, दैट इज कॉल्ड एज रियलाइजेबल वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? इट इज द वर्ड, देखो क्या यूज किया हमने, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर में आने वाले पैसों को जब मैं डिस्काउंट कर देता हूं, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू। पॉइंट क्लियर हो गया? आओ जरा इसको नोट करें, फिर एग्जांपल नोट करना। चले जी, हो गया नोट यहां तक? चलें जी, हटा दो इसको।
लिखो जी, रियलाइजेबल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। एग्जाम्पल भी नोट कर लो, बाद में अच्छे से समझ में आ जाती है चीजें। चलें जी, हो गया यहां तक नोट। प्रेजेंट वैल्यू नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप इसमें हल्का सा डायग्राम बना सकते हो। फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करके आज की वैल्यू बनाना इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू।
चलें जी, हो गया नोट यहां तक। हटा दो इसको। छोटी सी एक बात इस टॉपिक से लिंक, हटाओ इसको, हटा रहा हूं मैं। छोटी सी एक बात, वैल्यूएशन मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? वैल्यूएशन प्रिंसिपल में छोटा सा टॉपिक है, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन और इवेंट को हमें मेजर करना होता है किस टर्म में? मनी की टर्म्स में। एनी मेजरमेंट डिसिप्लिन डील्स विद द थ्री बेसिक एलिमेंट। आप किसी भी चीज को मेजर करने जाते हो, नापने जाते हो, तो क्या तीन चीजें देखते हो? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि आपको इसमें से बेसिकली मेजरमेंट करनी किस चीज की है, आपका मेजरमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लिए हमारा मेजरमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? हम अपनी ट्रांजैक्शन को जो काउंट करते हैं किस बेसिस पे करते होंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमारे लिए हमारे बिजनेस में हमारे रेवेन्यू कितना आया, उसका मेजरमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? किस बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ेगा या घटेगा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मेरे लिए अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना या उसको नापना कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, वो किस बात पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। तो सबसे पहले अपने बेस जिसको आपको नापना है उसको आइडेंटिफाई करो। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड। सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि इससे कम फीस नहीं होगी या इससे ज्यादा फीस नहीं होगी, तो हमारा एक स्टैंडर्ड रहेगा। इनटू में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे तो हमारा मेजरमेंट अपने रेवेन्यू की हमारी हो जाएगी। इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड और स्केल। सिंपल सा लॉजिक है। देखो, मेरे को अपने बिजनेस का रेवेन्यू एक एस्टिमेट करना है या मेजर करना है। ट्रांजैक्शन जितनी हुई है तो मैं कैसे मेजर करूं? या तो मेरे पास ऑप्शन है डिटेल में जाऊं, हर बच्चे की फीस चेक करूं एक एक करके पूरे साल में जितने बच्चे हुए। सेकंड ऑप्शन क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू में एक बेसिक स्टैंडर्ड की हमारे यहाँ की बेसिक फीस क्या है, मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएंगी? मेजर हो जाएंगी। एक रिलायबल एस्टिमेट मैं इस तरीके से लगा सकता हूं। तो मेजरमेंट का मतलब बेसिकली है क्या? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी। और मेजर करने के लिए आपके लिए तीन बातें हैं। पहली बात क्या है? ऑब्जेक्ट, किस बेसिस पे मेजरमेंट होगी। दूसरा, एक स्टैंडर्ड सेट करो और दोनों को आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एक बेसिक एस्टिमेशन लगाई जा सकती है, मेजरमेंट की जा सकती है। पॉइंट क्लियर हो गया? एग्जाम के लिए रेलेवेंट एज सच नहीं है। अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया तो वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स पे आएगा, इस पे आने के चांसेस बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं आएगा। तो अब आप उसके हिसाब से, ये मेरा कहने का मतलब इसलिए होता है कि कल को आप रिवीजन करने बैठो तो पहले उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की करो जिसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। पता लगे जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें टाइम बर्बाद कर दिया और इंपॉर्टेंट चीजें छूट गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड ये मेरी उम्मीद है, वैसे थोड़ी सी गलत ही है, और मैं चाहता हूं कि आप डेली का डेली रिवाइज करें जो घर जाके हो रहा है। अदरवाइज फाउंडेशन में 1 लाख में से 20 से 40 हजार बच्चे ही पास होते हैं, और आप लगा सकते हो क्या लेवल रहता होगा कंपटीशन का। मेरा बार बार आपको मैं रिकॉल कराता रहूंगा कि आपको कितना रिवाइज करना है, कितना पढ़ना है। डेली का डेली रिवाइज जरूर किया करो। जो लोग कर लेंगे एक बार में फाउंडेशन हो जाएगी, एक बार में इंटर और एक बार में फाइनल। लेकिन आदत अभी से डालनी पड़ेगी, रोज का रोज रिवाइज जो क्लास में हो रहा है। एक साथ नहीं कर पाओगे एंड में जाके।
चलें जी, हो गया नोट यहां तक। हटा दो जी इसको। हमारा छोटा सा एक और टॉपिक था वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स का, वो हो गया है समाप्त। इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है, ये पढ़ लेते जरा। अकाउंटिंग एस्टिमेट डेफिनेशन आ सकती है 2 नंबर की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट? एस्टिमेट्स आर मोस्टली रिक्वायर्ड वेयर एग्जैक्ट अमाउंट इज अननोन और इन सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना। तो एस्टिमेट कब चाहिए होते हैं? जब एग्जैक्ट अमाउंट अननोन होता है या फिर इन सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी। Therefore, management makes various estimates and assumptions of assets, liabilities, income and expenses. तो इसलिए एस्टिमेट कौन करता है? मैनेजमेंट बहुत सारे एस्टिमेशन लगाती है जो उनको डे टू डे वर्किंग के लिए चाहिए होते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है प्रोविजन। प्रोविजन का भी क्या होता है? रिलायबल एस्टिमेट की कल को कितनी लायबिलिटी हमारे सर पे आने वाली है। तो दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग एस्टिमेट। नोट कर लो, लास्ट टॉपिक था इस टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट है ये। चले जी, नोट हो गया यहां तक। चलो जी, हटा दूं। तो ये हमारा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था। आज हमने 2 कॉन्सेप्ट किए हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा हमने टॉपिक किया वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। ये हो गया नोट, हटा दो इसको। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बेसिकली बातें क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मेन पॉइंट क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से खर्चे होते हैं जो रेकरिंग होते हैं, नॉन रेकरिंग इंक्रीज क्या करते हैं? आपकी कैपेसिटी या फिर एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं। 5 ऐसे पॉइंट बता दो जिन पे बेस्ड होता है कि खर्चा कैपिटल है या रेवेन्यू। 5 ऐसे कौन से पॉइंट है? लास्ट में किया था हमने। नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है, पर्पज ऑफ एक्सपेंडिचर, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर और मेटीरियलिटी, वो लास्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कहानी क्लियर होगी यहां तक। इसको प्लीज रिवाइज कर लेना। चैप्टर 1 हमारा एज पर आईसीआई खत्म होने वाला है। 2-3 टॉपिक बचे हैं, वो कल खत्म हो जाएंगे। कल नहीं तो मैक्सिमम बाय परसों हो जाएंगे खत्म, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमें बुक की रिक्वायरमेंट आएगी, कल या परसों आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, दोनों अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की। ठीक है जी, तो प्लीज रिवाइज जरूर कर लेना। मिलते हैं कल, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय।